हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजेश साहब में। तो आइए आज हम फिर से कुछ 15 क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु से कौन सा विकिरण प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा? ए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ है डी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसकी जो वैल्यू है हमें वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। ठीक है। धातु के सतह से विकिरण द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए जो आपतित प्रकाश होता है, मतलब फोटोन की जो ऊर्जा होती है, वो जो कार्यफलन दिया है हमें उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कार्यफलन का मान क्या दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो इससे अधिक होनी चाहिए, मतलब इससे अधिक वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है। तो इससे अधिक में जो ऑप्शन सी है हमारा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो हमें कार्यफलन दिया गया है उससे कम है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि पीएन संधि डायोड के अक्षय परत में होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन, बी होल्स, सी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों और डी केवल स्थिर आयन। तो जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है वो पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को जब एक विशेष विधि के द्वारा हम जोड़ देते हैं तो पीएन संधि डायोड बनता है। ठीक है। पीएन संधि डायोड पर एक पतली परत ऐसी बन जाती है जिसमें कोई भी आवेशवाहक मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होते हैं। इस परत को ही हम क्या कहते हैं? अक्षय परत कहते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं होते। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, इसमें केवल स्थिर आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। तरंग दिष्टकारी के रूप में, बी प्रवर्धन के रूप में, सी ए एंड बी बोथ या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा डायोड वॉल्व का प्रयोग होता है वो तरंग दिष्टकारी के रूप में होता है। ठीक है। का उपयोग जो होता है हमारा तरंग दिष्टकारी के रूप में होता है। तरंग दिष्टकारी का क्या उपयोग होता है? ये प्रत्यावर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देती है। हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, तरंग दिष्टकारी के रूप में। फोर्थ देख लेते हैं कि कोशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना किस कारण होता है। ऑप्शन है ए श्यानता, बी पराशरण, सी विसरण या डी पृष्ठ तनाव। तो जो हमारी केशिका नली होती है वो बहुत ही कम और एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। ठीक है। इसमें कोई भी द्रव कितना चढ़ेगा या कितना उतरेगा ये उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार त्रिज्या का मान जितना कम होगा तो नली क्या होगी हमारी उतनी ही पतली होगी और द्रव के तल में उतार और चढ़ाव अधिक होगा, क्योंकि पतली नली में जो आसानी से पानी क्या चढ़ और उतर सकता है। ठीक है। तो केश नली में जो द्रव के चढ़ने या उतरने का कारण होता है वो हमारा पृष्ठ तनाव होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही नहीं है। ए जो है वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, बी वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है, सी ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है या डी किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है। क्या सही नहीं है हमें ये बताना है। तो द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना जो होता है वही वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। वाष्पीकरण जो होती है हमारी वो स्वतः और सतही प्रक्रिया होती है। जो ए और बी दिया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि होगी, ठीक है, तो द्रव की सतह से छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या में भी वृद्धि होगी और अपार मुक्त स्थान से साम्यावस्था पर वाष्प अणुओं की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि होती जाएगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि ताप में वृद्धि के साथ साथ वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। और यहाँ पे जो आपको सी दिया है कि ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ये सी ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसी द्रव का अणु भार बढ़ने के साथ साथ उसकी श्यानता
ए घटती है, बी बढ़ती है, सी प्रभाव नहीं पड़ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी द्रव का अगर हम अणुभार बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, द्रव की श्यानता जो है ताप बढ़ाएंगे, अगर हम ताप में हम वृद्धि कर रहे हैं तब घटती है, लेकिन अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं तो उसकी श्यानता क्या होती है, साथ ही साथ बढ़ते जाती है। तो हमारा जो बी है वो राइट हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृष्ठ तनाव की इकाई है ए डायन सेंटीमीटर, बी डायन सेंटीमीटर का इनवर्स, सी डायन सेंटीमीटर का स्क्वायर और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव जो किसी भी पृष्ठ पर जो पृष्ठ तनाव कार्य करता है वो उस पर लगने वाले बल और लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम बल का जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, हम न्यूटन लेते हैं, और जो लंबाई का होता है वो मीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे सब डायन सेंटीमीटर में हमें दिया गया है, मतलब ये सीजीएस पद्धति में बात कर रहे हैं। तो अगर हम सीजीएस पद्धति में निकालें तो न्यूटन का हमारा डायन हो जाएगा, और मीटर के लिए हम क्या करेंगे, मीटर जब ये मीटर नीचे है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये सेंटीमीटर का इन्वर्स हो जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, डायन सेंटीमीटर का इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रवों में लंदन बल पाया जाता है ध्रुवीय अणुओं में, बी अध्रुवीय अणुओं में, सी हाइड्रोजन बंधी अणुओं में या डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों में जो लंदन बल पाया जाता है वो अध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है, और इस बल का ये बल किस प्रकार से आता है, तो ये अल्पकालिक ताक्षणिक द्विध्रुवों के कारण इस बल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि अध्रुवीय अणुओं में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है ए संघनन, बी वाष्पीकरण, सी ऊर्ध्वपातन या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो तीन बात हुई है कि संघनन, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन, तो ये क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण जो होता है उस प्रक्रिया में निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, कोई भी वाष्प है उसका द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वहीं किसी भी द्रव का द्रव से वाष्प अथवा गैस में जो परिवर्तन होता है उसको हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, मतलब वाष्पीकरण कहते हैं उसको। और अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करें तो जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो द्रव अवस्था में आने के बजाय अगर सीधे वाष्प में बदल जाता है तो ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ये क्रिया जो हमारी है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है हमारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ों को जो शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, तो हमने जाना कि वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। तो हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जल, एथेनॉल और डाई एथिल ईथर का क्वथनांक हमको दिया गया है जो कि है 100 अंश सेंटीग्रेड और 78.5 अंश सेंटीग्रेड और 34.6 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सारे क्वथनांक दिए गए हैं हमें, तो हमें इनके अंतर आणविक बल का क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि कोई भी यौगिक जैसे कि पानी, उसका क्वथनांक हमको दिया गया है 100 अंश सेंटीग्रेड, और हमें पता है कि उसका हिमांक क्या होता है, 0 अंश सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि इसमें जो होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधता होती है। ठीक है, इनके अणु हाइड्रोजन आबंधता के कारण एक दूसरे से बहुत आकर्षित होते हैं और बहुत जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें अलग करने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि इनका अंतराणुक बल सबसे ज़्यादा होता है जल का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो हमको दिया गया है, किसका दिया है, सेकंड में हमें जल के बाद हमें एथेनॉल का दिया गया है। ठीक है, ये एथेनॉल का क्वथनांक है, तो एथेनॉल के क्वथनांक के अनुसार जो इसमें आबंध होगा, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन आबंध होगा, लेकिन इसमें जो अभिक्रिया होगी उसके लिए क्या होगा, केवल यौगिक का एक ही अणु भाग लेगा। ठीक है, तो एक ही अणु भाग लेगा, इस वजह से इसका जो आंतरिक अणु बल है वो जल की तुलना में कम होगा। और अगर हम थर्ड की बात करें डाई एथिल ईथर की, तो इसका हमें दिया गया है क्वथनांक
इसके क्वथनांक के अनुसार जो इसका अंतराण्विक बल होगा वो सबसे कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारा जल का होगा, उसके बाद एथेनॉल का होगा और उसके बाद फिर डाईएथिल ईथर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी द्रव की श्यानता सबसे अधिक है, किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है जल, बी है ग्लाइकॉल और सी है अल्कोहल या डी एसीटोन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि श्यानता को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो श्यानता जो होता है वो किसी भी द्रव का गाढ़ापन कहते हैं हम उसको। ठीक है, गाढ़ापन जो होता है किसी भी द्रव में उसको ही हम उसकी श्यानता कहते हैं। तो इसमें जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उसको हम उतना ही अधिक श्यान कहते हैं। तो यहाँ पे जो जल जो है हमारा और अल्कोहल और एसीटोन की तुलना में जो सबसे अधिक श्यान होगा वो हमारा ग्लाइकॉल हो जाएगा। तो जो जितना गाढ़ा होगा उसको हम उतना ही श्यान कहते हैं। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा बी ग्लाइकॉल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं। आपके ऑप्शन है ए सहसंयोजी बंध के द्वारा, या बी हाइड्रोजन बंध के द्वारा, सी आयनिक बंध के द्वारा या डी वंडर वॉल्स बंध के द्वारा। ठीक है, तो जो जल के पानी में जो H2O होता है, ठीक है, तो उनमें जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। हालांकि अगर हम पूरे अणुओं की बात करें, प्रत्येक अणु की बात करें, जैसे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के बीच जो होता है हमारा सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, लेकिन जब पानी के अणुओं को एक साथ रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बात हो रही है तो उसमें सारे अणु को ही हम लेंगे, तो उनके बीच जो आंशिक धन आयन होता है और ऋण आयन होता है, जिसके कारण वे परस्पर वैद्युत आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगठित रहते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव ए घटती है, बी बढ़ती है, सी प्रभाव नहीं पड़ता या डी स्थिर रहता है। ठीक है, हम किसी भी द्रव का जब ताप बढ़ाते हैं तब के कंडीशन में बात करते हैं। तो सब एक चीज़ जो हमने इससे पहले जाना कि श्यानता जो होता है उसका अर्थ गाढ़ापन से होता है। ठीक है, जो द्रव जितना अधिक गाढ़े होते हैं वो उतने ही अधिक श्यान होते हैं। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। जैसे जैसे हम ताप में वृद्धि करेंगे तो जो गाढ़ापन होता है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, और द्रव का बहाव क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव का बहाव जो है बढ़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि ए वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, बी वहाँ वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, सी जल में दुर्बल हाइड्रोजन बंध होता है या डी जल शुद्ध रूप में वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ जो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें रूम टेम्परेचर की तो रूम टेम्परेचर में हमारा पानी अगर 100 अंश सेंटीग्रेड पर उबलता है तो हम अगर ऊंचाई में जाते हैं तो वहाँ क्या होगा कि जो पानी होगा हमारा वो 100 अंश सेंटीग्रेड से कम तापमान पर भी उबलने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ उसका कारण अगर पूछा जाए तो उसका कारण यही होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो कम होते जाता है। इस वजह से ऊंचे स्थानों पर जो पानी है वो कम ताप पर ही उबलने लग जाता है। तो हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया है। हमारे ऑप्शंस है ए डाल्टन ने, बी मैंडलिफ ने, डी डैम्बेराइनर ने या डी है मोजले ने। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वो मोजले ने दिया है और उन्होंने बताया है कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, परमाणु भार के ऊपर निर्भर नहीं करता। जो आवर्त सारणी में उसका परमाणु क्रमांक होगा उसके ही ऊपर उसके भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करेंगे, उसके भार के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ 15 क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू सो मच।